वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव इंटरेस्टिंग कोट के साथ। राल्फ मार्स्टन अमेरिकन सॉकर प्लेयर थे। नाउ द थिंग इज, एक चीज आपने सुनी होगी, अमेरिकन फुटबॉल। ये शब्द जो है ना, फुटबॉल, जब अमेरिकन फुटबॉल की बात आती है तो जो रग्बी का बॉल होता है ना, उस टाइप का बॉल लेकर जो खेलते हैं, तो दैट इज अमेरिकन फुटबॉल। और अमेरिकन सॉकर जो है, इसका मतलब ये रेगुलर फुटबॉल से जो खेला जाता है, तो दैट इज अमेरिकन सॉकर। तो मीन्स पूरी दुनिया सॉकर या फिर फुटबॉल कहती है, तो नॉर्मल फुटबॉल की बात होती है, लेकिन अमेरिकन फुटबॉल की बात करें तो वो रग्बी की बात होती है। और यहाँ पर जो राल्फ मार्स्टन है, ये अमेरिकन सॉकर के एक प्लेयर थे, राइट। मीन्स आज से कुछ दशकों पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। वॉट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। हम आज जो करते हैं ना, उससे हमारा आने वाला कल हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत ही प्रिसाइज बात बताई है। डीपर डाउन अगर जाएंगे तो दैट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में वो ताकत है कि हम हमारे फ्यूचर को चेंज कर सके, राइट। और पास्ट भले ही कितना ही खराब क्यों ना हो, कितने भी फेलियर्स क्यों ना हो, कितने भी इश्यूज क्यों ना हो, आज से एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। जेन्युइनली आप इसको बारे में सोचिएगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ को देखिएगा कि प्रेजेंट मोमेंट में वो ताकत है कि हम सारा बैगेज जो है उसको ड्रॉप करके एक नई शुरुआत अभी से ही, राइट नाउ से स्टार्ट कर सकते हैं। नई ये जो शुरुआत है वो फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। 23 सितंबर 2023 है आज, दिन है सैटरडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ऑफ कोर्स ये जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेंसस के साथ जुड़ा हुआ है, इथेनॉल के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। मल्टीविटामिन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू हेल्प यू मीन्स अ लॉट। और हेल्थ के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स जो हैं वो हर साल जनरल स्टडीज में पूछे ही जाते हैं। एंड दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोटा इन शेड्यूल कास्ट कोटा। कि शेड्यूल कास्ट को जो कोटा दिया जा रहा है, तो उसके अंदर भी एक कोटा बनाने की ज़रूरत है। क्यों है? चलिए, सबसे पहले तो हम इसी विषय पर डिस्कशन कर लेते हैं। कोटा इन एससी कोटा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दिस इज शेड्यूल्ड कास्ट्स, राइट। और यहाँ पर है कि नीड टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स है ना, इनका भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। अब प्रपोजल जो है वो ये है कि देयर शुड बी ए कोटा विद इन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन। एज वी ऑल नो, हमारे देश में जो एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट, फिर एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, और ओबीसी रिजर्वेशंस हैं, राइट। सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो वो है एससी और एसटीज़ को, दोनों को। और आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है, एसटीज़ को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे थोड़ी कम ज़रूरत कंपैरेटिवली एससीज़ को है, और उनसे कम ओबीसीज़ को है। लेकिन ये जो रिजर्वेशंस हैं उनको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, राइट। कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ जगहों पर जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी जिनको कहते हैं, तो इनके साथ भी थोड़ा बहुत अन्याय होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि नहीं, जेन्युइनली एससी एसटीज़ और ओबीसीज़ को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये इट्स ऑल अबाउट आवर पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि हम किस एंगल से इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन रियलिटी ये भी है कि जितने भी कास्ट ओसी या फिर जीसी में आती है, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे परिवार जो हैं वो पैसे वाले हैं या फिर फॉरवर्ड हैं, राइट। उनमें भी बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग ऐसे हैं। कुछ क्षेत्रों में आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड कि दे आर लिविंग लाइक, उनका जो जीवन है वो बहुत ही एस्पिरेशनल है, राइट, बहुत ही बैकवर्ड है। उनको उस पर्टिकुलर रीजन में एक रिजर्वेशन या फिर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। नाउ ये बेसिक चीज़ हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, लेट्स गो बिट डीपर। तो यहाँ पर प्रपोजल ये है कि जो शेड्यूल कास्ट है ना, उनके अंदर भी, लेट्स से कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए कोटा है, तो उसमें भी एक सब कोटा के अंदर कोटा बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो बेनिफिट्स है ना रिजर्वेशन के, उनमें एक इनइक्वालिटी है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है। और ये इनिशिएटिव जो है कोटा विद इन कोटा,
तो इससे ये होगा कि इक्विटी जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग के मीन्स डेटा के द्वारा ये चीज़ जो है, स्टेटिस्टिक्स और डेटा, राइट, प्रॉपर साइंस बैक्ड ये चीज़ है कि जेन्युइनली ऐसा हो रहा है कि जिनको ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एससी में भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जिनको जेन्युइनली रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली एससी में ही कुछ ऐसे परिवार हैं, व्हेन आई से अनफॉर्चुनेटली आई मीन टू से कि वो लोग रिजर्वेशन जो है उनका त्याग नहीं कर रहे हैं। उनको रिजर्वेशन मिला है, वो आज ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कुछ ऐसे परिवार कि अब उनको जेन्युइनली रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब में हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, तो वो एक बेनिफिट मिला। अब बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत बेस्ट स्कूलिंग और सारी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है, तो अब उनको वॉलंटियरली इस चीज़ को त्याग देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि ये डिमांड की जा रही है कि कोटा जो है विद इन कोटा होना चाहिए। कोटा का वो मेन इंटरमीडिएट या फिर रिजर्वेशन को क्यों ऐड किया गया था, ताकि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको एक प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है। मान लीजिए कि ये एक फिनिश लाइन है, दिस इज़ फिनिश लाइन हियर, राइट, आपको यहाँ तक पहुँचना है। अब एक रेस हम लगा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है वो एक मर्सिडीज या फिर BMW लेकर आया है, राइट, BMW लेट्स से M5, राइट, विच इज़ वेरी वेरी फास्ट कार। कोई एक M5 लेकर आया है, कोई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेकर आया है, कोई अल्टो लेकर आया है, कोई एम्बेसडर लेकर आया, जो पुरानी कार मिलती थी ना, ऐसी। अब अगर आप फिनिश लाइन सेम है लेकिन स्टार्टिंग लाइन अगर सेम रखेंगे तो क्या ये प्रॉपर रेस होगी? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको BMW को सबसे पीछे रखना पड़ेगा, आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है उसको BMW से थोड़ा आगे, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग लाइन हो सकती है, अल्टो की स्टार्टिंग लाइन लेट्स से यहाँ से हो सकती है, और ये जो एम्बेसडर है उसकी स्टार्टिंग लाइन शायद हम यहाँ पर रखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये कार्स जो है मीन्स इनमें क्या डिफरेंस होता है ये फिनिश लाइन में पहुंचने में, या फिर यहाँ तक का जो टारगेट है तो कौन पहले पहुंचता है, क्योंकि अब इनकी जो स्टार्टिंग, क्योंकि अलग अलग इंजन्स हैं, अलग अलग कैपेसिटी है, तो इस वजह से आपको ये सेम थिंग गोज। ये तो यहाँ पर जो हमने किया कि एम्बेसडर को थोड़ा आगे रखा, अल्टो को थोड़ा आगे रखा, तो दिस वॉज बिकॉज कि एक प्रकार का एक क्या कहते हैं कि लीवे मिले, एक प्रकार का सपोर्ट मिले, एक प्रकार का रिजर्वेशन दिया है यहाँ पर, राइट। सो दिस इज लाइक वन रफ एग्जाम्पल जिससे हम समझ सकते हैं कि ये रिजर्वेशन किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कि उनको अगर सपोर्ट ना मिले तो फिर वो उसी सिचुएशन में हमेशा रहेंगे। तो सपोर्ट ज़रूरी है, रिजर्वेशन जो है वो भी ज़रूरी है। हाँ, ये भी चीज़ मैं मानता हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये तय किया गया था कि 10 सालों के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बाद जो है वो इसको हटा देना चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे रीजंस की वजह से ये चलता ही गया और फ्यूचर में भी ये चलता जाएगा, और इसको अब वक्त आ चुका है कि इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करने की ज़रूरत है, राइट। व्हेन आई से प्रिसाइज आई मीन टू से क्या ऐसा कुछ हो सकता है, दिस इज जस्ट ए फूड फॉर थॉट, पर इस पर और ज़्यादा विचार किया जा सकता है कि आज जैम ट्रिनिटी है हमारे पास, इसका मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल, राइट। इसी के साथ बहुत सारा हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, जिसको आप कह सकते हैं मेटा डेटा, और मेटा डेटा के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कोई परिवार जो है वो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं, वो कितना टैक्स पे करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना फ्यूल के पीछे खर्च करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें एनालाइज की जाए तो यू विल मीन्स, अब वो चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं, तो अगर वो की जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एक परिवार जो है उसको इसकी ज़रूरत है या नहीं, रिजर्वेशन की जेन्युइनली ज़रूरत है या नहीं। तो फिर उस हिसाब से फिर कास्ट बेस्ड नहीं, फैमिली बेस्ड रिजर्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी पॉलिटिकल कंसेंसस से और बातचीत के माध्यम से ही ये चीज़ हो सकती है, वरना फिर वही पुराना चक्कर जो है वो कास्टिज्म वाला चलता रहेगा कि इस कास्ट ने मेरा हक ले लिया, उस कास्ट ने ये ले लिया, वो ले लिया। उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं, और फायदा जो है वो फाइनली पॉलिटिकल क्लास का होता है। तो जो फैमिलीज़ जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है तो उनके लिए एक अलग से कोटा जो है, कोटा के अंदर कोटा क्रिएट करने की बात है, राइट। और उसका एक एग्जांपल है जो मादिगा कम्युनिटी है तेलंगाना में।
तो उनका कहना यह है कि जो माला कम्युनिटी है वो सारे बेनिफिट्स ले जाती हैं और मादिगा कम्युनिटी जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती है। और शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिसर्स लेवल के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में मजदूरी का काम करते हैं। उनके पास खुद की खेती नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, लेकिन वो दूसरों की खेती में मजदूरी का काम करते हैं। और उसी कास्ट के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर का काम करते हैं, जो जिनको जिस काम को मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने भी मना किया है। तो सबसे लोवेस्ट अगर आप कह सकते हैं, वैसे काम कोई छोटा नहीं होता, बट इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसे काम जिनको नहीं करना चाहिए, राइट, जो नहीं होने चाहिए, उनमें अगर देखेंगे तो सबसे शायद लोएस्ट जो है वो मैनुअल स्कैवेंजर का काम है। तो ऐसे डिस्टिंक्शंस हैं, इसकी वजह से कोटा इन द कोटा की बात यहाँ पर हो रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा। मैंने कुछ अपने विचार और आर्टिकल में जो चीज़ें आई थी वो आपके सामने रखी है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें ब्लाइंडली यहाँ पर फॉलो करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको अपना खुद का दिमाग जो है उसका इस्तेमाल करना है, राइट। हम सब के पास बुद्धि है, राइट, हम सब के पास तर्क, लॉजिक, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन द सेंस कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो एक सेट डायरेक्शन में नहीं करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी हैबिट रही है, पुरानी पैटर्न रही है कि जो किताबों में लिखा गया है वो पढ़ लो, याद रख लो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो याद रखना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा, समझदारी ही काम आएगी। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए भी और तैयारी के लिए भी और इवेंचुअली आपके जीवन के लिए भी। तो सोचिएगा जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है उसके बारे में, और हो सके तो अपने मीन्स आपस में डिस्कस भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए खुला ही है, दैट इज़ योर कम्युनिटी, यू कैन शेयर योर थॉट्स, बट ऑफ कोर्स राइट इन अ वेरी डिसेंट, इन अ वेरी पोलाइट, इन अ वेरी एकेडमिक मैनर, राइट। यहाँ पर गाली गलोच ये सारी चीज़ें तो वैसे भी नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो फॉरगेट अबाउट इट। ये प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ पर तो सिर्फ अच्छी, और अगर वैसे से अच्छी, आई मीन टू से, जो सच बातें होती हैं वो भी अच्छी ही होती है ना, भले ही वो कड़वी बात हो, लेकिन है तो वो अच्छी ही ना, हमारे लिए ही अच्छी होती है। तो ऐसी बातें जो हैं उनको एंटरटेन की जाएगी, चाहे भले ही मीन्स, बट इट शुड बी इन जो कोड मैंने लिखे हैं वो कमेंट सेक्शन में वो पढ़ लीजिएगा। बट अगर आप चाहें तो एक दूसरे के साथ ये चीज़ जो है यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, राइट, जिनको जनरली हम महसूस तो करते हैं इस चीज़ को, लेकिन शायद हमने कभी इसको इतना अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया। मल्टीविटामिन्स, ए ट्रैवलर्स कंपेनियन। आज देखिए दोस्तों, ट्रैवलिंग जो है वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। हम बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, कार्स आ चुकी हैं हमारे पास, कम्यूट के बहुत सारे साधन आ चुके हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो क्या होता है, यू विल फाइंड दिस थिंग कि ट्रैवलिंग की वजह से लोगों का पेट अपसेट हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। दूसरी चीज़, नींद जो है वो उसकी साइकिल चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे, तो हमारी जो रूटीन है उसमें से ट्रैवल जब हम करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो है वो हमारी प्रभावित होती है। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो ट्रैवल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। जब हम ट्रैवल करते हैं तो स्टिफ नेक, सोर मसल्स, पेन, थकान, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ हैं। और जब हम मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करते हैं, राइट, तो खास करके विटामिन बी जो है, तो इसमें B6, B12, फॉलिक एसिड, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है विटामिन बी। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिलते हैं, तो ये डेफिशिएंसी जो हो जाती है तो वो डेफिशिएंसी भी फिलअप हो जाती है। मल्टीविटामिन्स जो हैं उनको चूज़ कैसे करना चाहिए, तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी की जो कैटेगरीज हमने देखी वो सारी चीज़ें, विटामिन सी, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक्स, जिनसेंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे एक तो कॉग्निटिव बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ पाएंगे, और इसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगी। खास करके जो वीगन्स हैं और वेजिटेरियंस हैं, राइट, तो ट्रैवलिंग के दौरान उनको खाने पीने में बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो वाइटामिन्स का गैप हो जाता है, मल्टीविटामिन्स का जो एक गैप बन जाता है, इसकी वजह से उनको थकान होती है। और अश्वगंधा का स्टेमिना के लिए, शिलाजीत का स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप अपने डॉक्टर जो हैं, फैमिली डॉक्टर, उनको भी पूछ सकते हैं। तो
इट्स नॉट लाइक कि आज से फिर आप हर रोज़ कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर थोड़ी आपका जीवन जो है वो थोड़ा बिजी है और डाइट जो है वो आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। उनको बताइए कि मैंने ऐसा कुछ सुना था मल्टीविटामिन्स के बारे में, तो भले ही एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, 100 रुपये पे करने पड़े, 200 रुपये देने पड़े, बट गो देयर, आस्क योर डॉक्टर एंड सी विच वन इज़ गुड फॉर यू। और फिर उस हिसाब से आप हफ्ते में या फिर महीने में एक बार जो है वो मल्टीविटामिन्स या फिर जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही फिजिकल और मेंटल काम करते हैं, तो उनको मल्टीविटामिन से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो, राइट। बैलेंस डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाया 2 टैबलेट खा लेता हूँ, दैट विल नेवर हेल्प। खाने पीने की चीज़ें तो आपको जो कंज्यूम करनी है वो तो करनी है, लेकिन उसके साथ एड ऑन में अगर मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है तो इट्स ए वेरी वेरी गुड थिंग, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, राइट। इट्स ए ट्रस्टेड कंपेनियंस फॉर ऑल जर्नीज, एनहेंस हेल्थ फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर्स। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और जो हेल्थ के इश्यूज जनरली डिस्कस किए जाते हैं ना, हेल्थ के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स, कल हम देख रहे थे, हमने वो ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक जो है, हाइपरटेंशन वाला टॉपिक डिस्कस किया। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये कुछ बेसिक 5-6 चीज़ें हम सीख लें जीवन में, और सिर्फ सीखना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना अगर स्टार्ट कर दे, 10-15 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल, बैलेंस डाइट की आदत, अच्छी नींद, नींद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नींद इज़ योर बेस, राइट। स्लीप के कॉम्प्रोमाइज़ या फिर स्लीप को बर्बाद करके या फिर उसको मीन्स कि चलो मैं 3 घंटे सोकर फिर सुबह उठकर जल्दी काम करना, 1-2 दिन विल पावर काम करेगा, फिर विल पावर जो है वो टूट जाएगा। डोंट डू दैट। स्लीप के साथ मैं कहूँगा किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, राइट। परफॉर्मेंस के लिए स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए भी। तो ये जो आपकी नींद है, फिर इसके साथ मल्टीविटामिन्स, ऐसी कुछ थोड़ी चीज़ें अगर हम समझ लेना तो जीवन बहुत ही अच्छा जिया जा सकता है, बहुत इजी भी बन जाता है, राइट। और फुल ऑफ एनर्जी यू विल फील, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये जियोपॉलिटिक्स की तरफ हम कूदते हैं। इंडिया एंड द ग्रेट पावर कंटेस्ट इन वेस्ट एशिया। दोस्तों, अब जब मैं वेस्ट एशिया शब्द का इस्तेमाल करता हूँ या फिर अगर आप वेस्ट एशिया देखते हैं, तो आई एम श्योर अब आपके दिमाग में वो पूरा मैप जो है वो आता होगा। अभी 1-2 दिन पहले हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसके बारे में बात की थी, और हमने अलग अलग ये क्षेत्रों को देखा था। इसके साथ हमने मीन्स ये जो G20 की मीटिंग्स हुई तो उसमें भी हमने मैप्स का काफ़ी इस्तेमाल किया था। तो अब ये वेस्ट एशिया जब आए, और ख़ास करके नए स्टूडेंट्स, कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके टेबल पर एटलास जो हैं, इट शुड बी ऑलवेज देयर। एंड I don't believe in just online maps, right? फिजिकल बुक होनी ही चाहिए, भले ही आपके पास बड़ी स्क्रीन वाला कंप्यूटर क्यों ना हो, भले ही आपके पास अच्छा लैपटॉप क्यों ना हो, इट्स गुड। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 250-300 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, परचेज एन एटलास, राइट। एक अच्छी सी एटलास बुक खरीदिए, और वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं तैयारी की। तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरी दुनिया का मैप जो है वो 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे, ऐसा कोई वक्त ही नहीं आता है। दुनिया को अगर आपको अपने दिमाग में प्रिंट करना है, दुनिया का मैप आपके दिमाग में अगर आपको चाहिए, तो जब भी ऐसे कोई क्षेत्रों का नाम आया, लेट्स से वेस्ट एशिया आया, तो वेस्ट एशिया की जब बात आती है तो आपको वेस्ट एशिया को बुक में खोल के, फिर उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, मीन्स आई विल गिव यू अ टिप। मैं टिप देता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था पता है? एटलास जो है ना वो तो होती ही थी मेरे पास, एंड आपको थोड़ा ये फनी लगेगा बट दिस इज अ रियलिटी। मैग्नीफाइंग ग्लास, कैन यू बिलीव इट? मैं एटलास के साथ साथ मेरे टेबल पर मैग्नीफाइंग ग्लास भी हुआ करता था। आज भी वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो मेरे ड्रॉवर में है। ऑफ कोर्स मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ों को समझने की तैयारी की शुरुआत की, तो उस समय पर मैं चीज़ों को ऐसा देखता था कि वेस्ट एशिया की बात आई तो पहले ऊपर ऊपर से मैप देख लिया, फिर मैं सारी चीज़ों को साइड में छोड़कर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वो एरिया को देखता था, छोटी बड़ी चीज़ें, नदियाँ, अच्छा ये नदी यहाँ पर हैं, ओके यहाँ पर ये बॉर्डर जो है, तो एक साइंटिस्ट की तरह आई यूज्ड टू एक्सप्लोर इट।
और पता है क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया का मैप जो है वो ऐसे ऐसे है। मैंने कभी भी अलग से मैप की तैयारी नहीं की, लेकिन ऐसी चीज़ें करने से क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया का मैप जो है वो मेरे दिमाग में आ चुका है। आज अगर आप मुझे पूछें कि ये देश कहाँ पर है, जॉर्डन के आजू बाजू में कौन सा देश है, तो क्लियरली मुझे वो पिक्चर नज़र आता है कि जॉर्डन के आजू बाजू में ये देश है, इसराइल है फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये चीज़ है। फिर जो जॉर्डन की जो टिप है वहाँ पर कौन सा पॉइंट टच होता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में पॉपअप हो जाती है। और कई बार एमसीक्यूज़ जब सामने आते हैं तो ये चीज़ें जब क्लियर होती है ना दिमाग में, तो एमसीक्यूज़ भी आप हैंडल कर पाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब जियोपॉलिटिक्स की बात होगी तो उसमें भी आपकी इमेजिनेशन काम आएगी, क्योंकि दुनिया जो है, पूरा ग्लोब जो है वो आपके दिमाग में है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर, राइट। ये छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूँगा बीच में। तो वेस्ट एशिया का दिमाग में पिक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एटलास खोलिए या फिर अपने मोबाइल या फिर दूसरे डिवाइस में वेस्ट एशिया को एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जिन लोगों को पता है, लेट्स क्रैक ऑन। G20 की समिट जो है वो हमारे देश भारत में हुई। IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, राइट। और इसके बारे में हमने बात की थी। लेट मी रिमाइंड यू कि BRI को काउंटर करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, तो उसको बीट करने के लिए भारत और USA, मिडल ईस्ट के देशों ने और यूरोप ने मिलकर ये कॉरिडोर बनाने की बात बताई है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेड के लिए या फिर सर्विस के लिए होगा, इसके साथ साथ इसमें फ्यूल की पाइपलाइंस होगी, इंटरनेट की लाइंस होगी, तो इट्स गोइंग टू बी मल्टीपल थिंग। ये IMEC कॉरिडोर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अभी ये जब IMEC डिक्लेयर हुआ ना, उसके एक हफ्ते पहले USA का एक डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरेबिया गया था। और वहाँ पर वो इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये दोनों की एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों जो हैं वो USA के एलाइज है, USA के मित्र देश है, लेकिन आपस में इनकी नहीं बनती थी। लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पिछले कुछ समय से ये चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ के जो लेट्स से इजराइल का डेलीगेशन जो है वो सऊदी गया, सऊदी का डेलीगेशन इजराइल गया, तो पर्दे के पीछे इन दोनों की मुलाकातें जो हैं वो इस प्रकार की होती रही है। और अब USA चाहता है कि ये दोनों के बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए, राइट। ट्रंप साहब ने एक चीज़ स्टार्ट करवाई थी, राइट, अब्राहम एकॉर्ड्स। और ये अब्राहम एकॉर्ड्स जो हैं उसकी वजह से इजराइल, UAE और बहरीन के बीच में एक डील हुई, और फिर मोरक्को जो है वो इसमें ऐड हो गया। तो ये मिस्टर ट्रंप ने इसकी शुरुआत करवाई थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप साहब की ये गल्फ और इजराइल की पॉलिसी जो है ये अब्राहम एकॉर्ड्स को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है। और इसके साथ साथ ईरान जो है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, ईरान का राइज हो रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए बाकी के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, फिर इजराइल, ये सारी चीज़ें उनको एक साथ चाहिए। लेकिन मीन्स मैं बहुत माइक्रो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ है कि ये जो सऊदी अरेबिया और UAE जो है ना, वो अब थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ मिनट, राइट। लेकिन अभी USA जो है वो इजराइल और सऊदी की डील के फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है कि इन यहाँ पर इस क्षेत्र में ये बड़े बड़े पावर्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, एक क्या कहते हैं कि ब्रिजेस होने चाहिए, कि एक दूसरे के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, टू बी प्रिसाइज। बाइडन एश्योर्स एलाइज, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर बाइडन साहब ने अपने जो मित्र देश हैं उनको एश्योर किया है कि USA जो है वो वेस्ट एशिया से कहीं नहीं जा रहा है। वेस्ट एशिया जो है वो USA के लिए उतनी बड़ी प्रायोरिटी आज नहीं रहा है। अब USA के लिए जो बड़ी प्रायोरिटी है ईस्टर्न यूरोप, दैट इज यूक्रेन वाला क्षेत्र, और दूसरा जो है वो ईस्ट एशिया यानी कि ताइवान वाला क्षेत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेस्ट एशिया में USA रहेगा। और USA ने I2U2 लॉन्च किया, याद है I2U2? व्हाट इज I2U2? इंडिया, इजराइल, US, UAE मिलकर ये एक 4 देशों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है। और छोटा सा मिनीलेटरल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है वो बेसिकली फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, पीस, कोऑपरेशन, बिजनेस, ट्रेड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं तो उनमें मिलकर काम करने वाला एक छोटा सा ग्रुप जो है वो बनाया है। तो सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि इसमें UAE भी है और इजराइल भी है। तो अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो रही हैं। चाइना जो है वो गल्फ देशों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगा है। चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा कस्टमर भी है गल्फ देशों का, राइट। चाइना अपना 70% जितना फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, मीन 70% जितना फ्यूल एज फार एज आई नो चाइना यहाँ से इस क्षेत्र में गल्फ देशों से खरीदता है। तो बहुत बड़ा
परचेजर है, बहुत बड़ा कस्टमर है चाइना। और इसके साथ ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई थी। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा। स्टडी ग्लोव्स पर भी हमने उसको रिलीज़ किया था, और दूसरा एक वीडियो जो है वो मैंने इस चैनल पर भी रिलीज़ किया था। आज से लगभग 2.5 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने जितना वक्त हो गया है। ईरान और सऊदी के बीच में एक डील हुई थी, और ये डील जो है वो चाइना में हुई थी। तो चाइना जो है वो यहाँ पर एक पीस मेकर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अभी प्ले करने लगा है। और यूएसए के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ये एरिया उतना ज़्यादा प्रायोरिटी वाला नहीं है, लेकिन यूएसए यहाँ से कदम कभी नहीं हटाएगा। और रशिया और चाइना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये वैक्यूम हम फिलअप कर सकें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो एक स्टेबल पार्टनर के तौर पर सारे देशों के साथ इस क्षेत्र में मिलकर काम करता है। और यूएसए का रोल इम्प्रूव हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, चाइना का रोल इम्प्रूव हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो क्या करना है, हमें तो सारे देशों के साथ मिलकर, ये जो यहाँ के जो देश है ना, वेस्ट एशिया के देश, इसमें सऊदी अरेबिया आ गया, इजराइल के साथ रिलेशन है, ईरान है, तो जितने भी अलग अलग देश हैं उनकी जो भी अंदर मीन्स अंदरूनी जो भी इश्यूज़ हों, या फिर चाइना और यूएसए के जो भी एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर टाइप चीज़ें यहाँ पर चल रही हो, इट डजेंट मैटर। हमें तो सारे देशों के साथ अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था ना, कि यूएसए जो हैं वो यहाँ पर पहले ऐसा था कि यूएसए जो चीज़ें कहता था वो ये सारे देश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई जो हैं वो ईरान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने लगे हैं, राइट। वो किसी भी ऐसे चक्कर में फंसना नहीं चाहते कि भाई यूएसए का ईरान के साथ प्रॉब्लम है तो फिर ईरान हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो इस क्षेत्र को और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमियस हो चुकी है। और जो अरब स्टेट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, राइट, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जिस दिशा में उनको जाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगी। यूएसए चाइना का कंपटीशन यहाँ पर शायद चलता रहेगा, लेकिन भारत को अपने अफगानिस्तान में जो अनुभव हुआ ना, कि हमने सिर्फ एक ही जगह पर सारी चीज़ें की थी, हमने तालिबान के साथ कभी भी एंगेजमेंट नहीं किया। चलो उस समय के इश्यूज अलग थे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही तरफा सोचा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब वहाँ पर कोई चेंजेस आए तो हम ना तो यहाँ के रहें ना तो वहाँ के रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कीप ए बैलेंस, वी नीड टू लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान एक्सपीरियंस, और जो हमारा ट्रेडिशनल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए इस क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, राइट। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, पीपल काउंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द सेंसस इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी डिलेड फॉर पॉलिटिकल रीजन। सेंसस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पॉलिटिकल कारणों की वजह से डिले या फिर इसको लेट नहीं करना चाहिए। इंडिया हर साल, हर 10 सालों से 1881 से हम हर एवरी 10 ईयर्स जो हैं वो हम 10 सालों के बाद या फिर 10 साल में एक बार हम ये सेंसस करते हैं। पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, सारी चीज़ें, राइट, डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये चीज़ 2020 में होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोर्स 2021 का जो सेंसस है उसको पोस्टपोन किया गया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब पेंडेमिक जो है वो चला गया है, मशीनरी जो है हमारी वो रेडी है टू कंडक्ट दिस सर्वे, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने अभी ये बताया कि ये 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद ही सेंसस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। और शायद हो सकता है कि बीजेपी को कोई इससे फ़ायदा हो रहा हो, पॉलिटिकल गेन हो रहा हो। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अभी इसको डिले करने की बात जो है वो बताई है। दूसरी चीज़, अभी हम बात कर रहे थे ना 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मीन्स इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इस मीन्स इस व्हेन आई से इसकी, आई मीन टू से कि ये 33% रिजर्वेशन जो है ना उसकी मीन्स वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आज से ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसमें सेंसस और डिलिमिटेशन की क्या ज़रूरत है, उसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल, अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है, तो सेल्फ एन्यूमरेशन होगा, यानी कि हम जो हैं वो खुद अपने आप को ऐड कर पाएंगे, तो डिजिटल सेंसस होगा। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, राइट। और इसमें क्या होगा, मैंडेटरी आधार या फिर मोबाइल नंबर का कलेक्शन जो है वो किया जाएगा, और 30 लाख जितने ऑफिशियल्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए 30 लाख ऑफिशियल्स, और फिर डिजिटल ये जो हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस या फिर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करते हुए डेटा कलेक्ट जो है वो किया जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग। डेटा कलेक्शन में जब टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा कि रियल टाइम अपडेट्स इसमें होगी कि लेट्स से किसी की मृत्यु हुई फॉर एग्जांपल,
तो अगर मृत्यु हुई तो उसमें से रियल टाइम में उसी दिन लेट से वो जो टोटल डेटा है ना, उसमें वो भी जो भी फिगर्स माइनस करने हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो ये अब इस चीज़ का ज़माना है। और 2023 एक्ट जो है तो इसमें डेटा सेंट्रलाइज करने की बात है, रियल टाइम अपडेट्स की बात है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो डेटा आएगा ना उससे हम और ज़्यादा प्रिसीजन से चीज़ों को टारगेट कर पाएंगे, राइट। तो और ये डेटा जब कलेक्ट होगा तो इसका इस्तेमाल फिर दूसरी स्कीम्स और उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हमें वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग इज इट, ये रिजर्वेशन की हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि अब आप एक फैमिली वाइज प्रिसीजन से जा सकते हैं। तो वो सारी मीन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट, वो अगर फेसबुक में जो हमारी यूसेज है या फिर जो हम तस्वीरें लगाते हैं एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों से अगर वो मेटा डेटा निकाल कर ये कह सकते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारा एक पर्सनालिटी एनालिसिस किया जा सकता है। तो फिर एक परिवार के बारे में, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशन कितना, ये सारी चीज़ों की एक प्रकार का डेटा या फिर एक पर्सनालिटी क्रिएट करना या फिर एक प्रोफाइल क्रिएट करना, टू बी प्रिसाइज, राइट, एक फैमिली की प्रोफाइल क्रिएट करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पॉसिबल इन टुडेज एज, राइट। वी कैन ईजिली डू दैट। और इसको सिक्योर रखा जाए तो इसका बहुत ही सदुपयोग हो सकता है। तो गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद स्टेट्स एंड पार्टीज ऑन सेंसस। सरकार को अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर सेंसस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। वी नीड सेंसस ताकि हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें इससे कर सकें। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, द लास्ट वन ऑफ द डे, राइट। और लास्ट वन हम कंप्लीट करें उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कल है संडे। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये मंडे से सैटरडे तक चलने वाली सीरीज़ है। संडे को ये सीरीज़ जो है वो ऑफ रहती है क्योंकि संडेज़ को एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स नहीं होते हैं, राइट। अब फ्यूचर में मेरा ऐसा प्लान है, अभी नहीं है, फ्यूचर का मैं प्लान बना, आई एम नॉट श्योर कि अगर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें या फिर कुछ समय के बाद, एज यू नो आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद वेरियस डिफरेंट थिंग्स। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि संडेज़ को मैं एक लेक्चर आपके लिए बनाऊं, राइट। और उसमें जो वीक के, पूरे हफ्ते के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम वीक में कवर नहीं कर पाए, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको संडे को कवर किया जाए। तो ये सोच रहा हूँ मैं। लेकिन फिर देखते हैं रेस्ट या फिर ये जो एक ब्रेक है उसमें ये कैसे काम कर सकता है, मीन्स हाउ कैन आई वर्क अराउंड इट, ये थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ अ प्लान। लेकिन फिलहाल कल की बात करें, कल संडे है तो कल ये सीरीज़ जो है वो एक दिन के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेनॉल, ए सेवियर दैट गिव्स सेविंग, राइट। सिंपल, ये एक टैगलाइन जो है इसका, जो इसका मेन टाइटल है, टैगलाइन भी नहीं है, इसका जो टाइटल है इससे ही इस आर्टिकल को ब्रेक डाउन कर देता है। अभी फिर देखेंगे कि इसमें क्या है। ए सेवियर दैट गिव्स सेविंग्स। अब देखिए बायोफ्यूल, पीछे क्या है, खेती बाड़ी दिखाई गई है, राइट। इथेनॉल जो है इसका प्रोडक्शन अभी जो हो रहा है, तो इससे हम क्या करते हैं, हम सबको मीन्स ये चीज़ पता ही है कि हम जब पेट्रोल स्टेशन पर या फिर पेट्रोल पंप्स में जाते हैं, फ्यूल स्टेशंस में जाते हैं, तो E10 लिखा हुआ होता है पेट्रोल में कि अब पेट्रोल जो है उसमें 10% ब्लेंड किसका होता है, इथेनॉल का। तो 90% पेट्रोल, 10% इथेनॉल, तो वो हो गया हमारा 1 लीटर पेट्रोल या फिर 1 लीटर फ्यूल। तो ये एक ऐसा सेवियर है जो हमारा सेविंग बचाएगा, जो हमारे देश का सेविंग है। लेट्स से कि हम अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लीटर पेट्रोल हर रोज़ यूज़ करते हैं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये हमारा रेगुलर कंजम्पशन है, तो अगर हम इसमें 10% यानी कि 10,000 लीटर अगर इथेनॉल ऐड करते हैं, E10 वाली पॉलिसी अगर हम देखें, तो क्या होगा कि एवरी डे हमें कितना चाहिए, हम कितना इंपोर्ट करेंगे, 90,000 इंपोर्ट करेंगे प्लस 10,000 इथेनॉल। तो ये पेट्रोल, दिस इज इथेनॉल, तो ये हो गया ना 1 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10,000, इसमें से 10,000 लीटर पर डे हमें कम खरीदना पड़ेगा, तो उतने कम डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो हमारी देश की सेविंग उतनी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट दिस, इस आर्टिकल का नाम जो है वो सेवियर दैट गिव्स सेविंग्स इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नाउ ऑयल प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड $100 पर बैरल तक पहुंच गई है,
और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। हम जो भी फॉरेन इंपोर्ट बिल में जो खर्च करते हैं, लेट्स से अगर भारत ने $100 बिलियन का पेमेंट किया, तो $100 बिलियन में से आप समझ लीजिए 25.8% यानी कि $25 बिलियन जो है वो ऑयल के लिए हम खर्च करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ऑयल का बिल जो है वो एक बहुत बड़ा बिल होता है हमारे देश का। अब लार्ज बायोमास जो है उसका मीन्स बायोमास यानी कि लकड़ी, राइट, ये काउडंग के जो केक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हाउस होल्ड के लिए, एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में। अब इसकी ज़रूरत है कि हम क्लीन एनर्जी जो है, क्लीन बायो एनर्जी जो है वो घर घर तक पहुंचाए। और हाल ही में G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब इंडिया जो है उसने 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन इसमें कुछ खास इतना कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ सालों से ये 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो आ चुका है और 2025-26 का टारगेट ये है कि E20 आएगा, यानी कि 20% इथेनॉल और 80% फ्यूल, 80% पेट्रोल, तो वो हमारा 1 लीटर फ्यूल बनेगा। इस प्रकार से चीज़ें जो है वो फ्यूचर में आएगी और धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। ये एक कोशिश है कि आने वाले 5 सालों के अंदर, और उसके बाद ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएगी। अब 2022 में इथेनॉल सप्लायर जो हैं उन्होंने 430 करोड़ लीटर्स इथेनॉल सप्लाई किया, और अगर हमें 2025 तक 20% ब्लेंडिंग अचीव करना है तो उसके लिए वी नीड 1100 करोड़ लीटर्स। तो एज यू कैन इमेजिन कि इथेनॉल का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए नंबर 1 हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 जो डोमेस्टिक फीड स्टॉक हैं, जो हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो डाइवर्ट करके हमें इथेनॉल के प्रोडक्शन पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है, हमारे पशुधन को हम क्या खिलाएंगे? तो दूध का प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट होगी। रही बात हमारे कंजम्पशन की, तो टू व्हीलर्स जो हैं वो 60% जितनी पेट्रोल की डिमांड टू व्हीलर्स कंज्यूम कर लेता है। टू व्हीलर्स हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैज़ बीन नो, राइट, हम सब यूज़ करते हैं, एवरी सिंगल डे यूज़ करते हैं। क्या? क्योंकि हर जगह पर हम हमारे शहरों में गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। और नीति आयोग का भी ये प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में पेट्रोल की डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो पेट्रोल की डिमांड हम कैसे कम कर सकें और ब्लेंडिंग कैसे हम इंक्रीज़ कर सकें, इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। अब ईवी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है, एज वी नो कि ईवी जो हैं तो उसकी बैटरी बनाना और फिर जो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अभी भी काफ़ी ज़्यादा ईवीज मीन्स ईवीज आर गुड थिंग, राइट। अगर क्लीन एनर्जी से ईवी को चार्ज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अभी बैटरीज और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए पूरी जो इकोसिस्टम है वो अभी क्लीन नहीं है, उसमें भी बहुत सारा कार्बन का प्रोडक्शन जो है वो होता है। बायोफ्यूल्स और फ्लेक्स फ्यूल्स जो हैं उनको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। मीन्स ईवी के साथ साथ देखिए अभी तो यही बेस्ट नज़र आ रहा है कि आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, ये पेट्रोल डीजल वाली कार्स या फिर व्हीकल्स प्लस ईवीज प्लस बायोफ्यूल वाली कार्स और प्लस फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आइस इंजन्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, धीरे धीरे बायोफ्यूल्स, फ्लेक्स और ईवीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाल ही में एक टोयोटा इनोवा जो लॉन्च की नितिन गडकरी साहब ने, इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्हीकल जो 100% इथेनॉल पर चलता है या फिर 100% बायोफ्यूल पर चलने वाला जो व्हीकल होता है उसको कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। तो यस, इस प्रकार की इनोवा भी लॉन्च हुई है। नाउ अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन, शुगर केन, फूड ग्रेन्स, राइट, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से हम बायोफ्यूल का या फिर इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इसके लिए वी नीड सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल टेक्नोलॉजी तो है, तो उसमें वेस्ट और ये सारी चीज़ों का हम सदुपयोग कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि जो फूड, एनर्जी और वाटर का एक नेक्सस होता है, राइट। अब लेट्स से शुगर केन और ज़्यादा उगा रहे हैं, तो शुगर केन उगाने के लिए आपको चाहिए फर्टिलाइज़र भी चाहिए, आपको उतना ज़्यादा पानी भी चाहिए, और ये पानी के लिए सरकार आपको सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर मीन्स देगी, राइट। फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद आप शुगर केन पैदा होगी, और शुगर केन जो है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन अभी नहीं होता है।
तो उतने लेवल पर हमें जाना पड़ेगा। इथेनॉल इज़ ए गुड थिंग, लेकिन 2G इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि पेट्रोल का कंजम्पशन कैसे कम हो, उस पर फोकस करना चाहिए। नए व्हीकल्स, राइट, नए छोटे छोटे EV व्हीकल्स, जो स्कूटर एक आता है, राइट, नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलर स्कूटर्स, आपने ये देखा होगा, इस प्रकार का एक आता है, राइट, यहाँ पर इसका हैंडल होता है, लोग जो हैं वो खड़े खड़े इसको चला सकते हैं, इसमें यहाँ पर बैटरी आ जाती है, राइट, छोटे बच्चे इसको लेकर खेलते हैं। अब UK USA जैसे देशों में आप देखेंगे सिटी एरिया में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। इट्स वेरी इजी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये लेकर जा सकते हैं, ये फोल्ड हो जाता है, और फिर जब भी वो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं और उनको लेट से 6-7 किलोमीटर अगर जाना है तो ये EV ऐसे स्कूटर लेकर जा सकते हैं। तो वी कैन चेंज, नए व्हीकल्स जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो डे टू डे कम्यूट में काम आए। तो इससे क्या होता है, पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा होना चाहिए। फिर पता चले कि लोग ऐसे स्कूटर्स निकल कर चल रहे हैं और कोई पागल अपनी एक बड़ी कार लेकर इनको कुचल कर जा रहा है, तो ऐसा अगर होगा तो फिर ये चीज़ें नहीं चलेगी। नए आइडियाज़ के लिए आपको कुछ बड़े बदलाव भी करने पड़ेंगे। और ये जब चीज़ें होगी ना, तो उससे क्या होगा कि लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी अपने पूरी जर्नी में, अभी क्या है कि प्योर प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर 2 स्ट्रेचेस पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो भी हमारे देश की पॉपुलेशन और कंजम्पशन को ध्यान में रखें तो बहुत बड़ा ड्रॉप जो है वो पेट्रोल के कंजम्पशन में हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ए थॉट आउट प्लान, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए। फिर E20 में रश अप नहीं करना चाहिए। E20 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो जो E20 है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन 2G बायोफ्यूल, नॉट 1G बायोफ्यूल, ठीक है। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. And please do share the lecture with other people. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. Jai Hind.